हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते सभी को। कल हमारा टॉपिक चल रहा था पदार्थ द्रव्य, और उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पदार्थ क्या होता है, उसके कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। और वहां से मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एसएफ का एग्जाम हुआ था उसमें यहाँ से किस प्रकार का क्वेश्चन बना था। तो वो पूछा गया था पदार्थ की चौथी अवस्था से रिलेटेड था, तो वो क्वेश्चन भी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था। अब आज उसी को हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, पदार्थ में होने वाले चेंजेस। तो जैसे कि आप सबको पता है परिवर्तन परिवर्तन जो है वो क्या है, संसार का नियम है। मतलब जैसे हम यदि समय के साथ स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल डालते रहेंगे तो हम अपने आप को बचाए रख पाएंगे। और यदि हम लोगों ने ठान लिया कि नहीं, मुझे बिल्कुल चेंज नहीं होना है, मुझे वैसा के वैसे रहना है, तो फिर हो सकता है कि आपका अस्तित्व खतरे में पड़ जाए। तो परिवर्तन क्या है, संसार का नियम है। तो क्योंकि हम पदार्थ की बात कर रहे थे तो परिवर्तन किसमें भी होना जायज है, पदार्थ में भी परिवर्तन होना जायज है। अब यहाँ पर मेनली दो टाइप के ही चेंजेस होते हैं। उसमें पहला होता है भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस, और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन, या फिर हम बोल सकते हैं केमिकल चेंजेस। तो बहुत ही सिंपल है और टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हम लोग चाहे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखें तो भी इम्पोर्टेंट है, और यदि हम कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से देखें तो भी ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंजेस। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, जैसे कि कोई भी पदार्थ है तो उसमें परिवर्तन तो होगा, लेकिन उसके केमिकल कंपोजिशन यानी कि रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पदार्थ का सिर्फ भौतिक गुणधर्म जो होगा वो परिवर्तित होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ में ऐसे परिवर्तन जिसका रासायनिक संगठन अपरिवर्तित हो, यानी कि नया पदार्थ नहीं बनता हो परंतु उसकी भौतिक गुणधर्म चेंज होता हो। जैसे हम बोल सकते हैं कि पदार्थ की गंध चेंज हो जाए, जैसे उसकी अवस्था या स्टेट चेंज हो जाए, या फिर उसकी आकृति चेंज हो जाए, तो इन सबको हम किस में लेते हैं, भौतिक परिवर्तन में लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको परिभाषित करेंगे बिल्कुल टू द पॉइंट। तो हम लिखेंगे पदार्थ में होने वाले परिवर्तन जिसमें रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन अपरिवर्तित हो, यानी कि यहाँ पर नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। तो नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ परिवर्तन किसमें होता है, भौतिक गुणधर्मों में परिवर्तन होता है। अब जनरली जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं, ये कैसे होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं, यानी कि रिवर्सिबल होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जैसे पदार्थ की अवस्था है, जैसे कि बर्फ जो होता है ये ठोस अवस्था में होता है और पिघलने के बाद वो किस में चेंज हो जाता है, द्रव में या पानी में चेंज हो जाता है। लेकिन पानी को हम लोग वापस किस में बदल सकते हैं, उसको फ्रीज में रखकर हम लोग वापस से बर्फ में यानी कि ठोस अवस्था में बदल सकते हैं। तो जब हम पदार्थ को एक रूप से दूसरे रूप में और दूसरे रूप से पहले वाले रूप में परिवर्तन कर सकते हो तो उसको हम बोलते हैं उत्क्रमणीय, यानी कि दोनों दिशाओं में होने वाला परिवर्तन। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम, रिवर्सिबल प्रोसेस, अब जो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो है इनके उदाहरण। ये परिभाषा मैंने इसलिए लिखी क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में जब आपसे पूछा जाएगा कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं तो उस कंडीशन में आपको परिभाषा भी लिखनी होती है। लेकिन हम लोग अगर कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अगर तैयारी कर रहे हो तो फिर हमारे लिए इनके जो उदाहरण होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो उदाहरण, अब आपको उदाहरणों से अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बोला कि पदार्थ का सिर्फ भौतिक गुणधर्म परिवर्तन होंगे, और भौतिक गुणधर्म मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जैसे
जैसे पदार्थ का गंध है, उसका आकार है, उसकी आकृति है, इसी तरीके से उसका तापमान है, टेम्परेचर है, दाब, प्रेशर है या आयतन। अगर इन सब में चेंजेस होता है तो वो सारे के सारे चेंजेस किस में आते हैं? भौतिक परिवर्तन में आते हैं। अब हम लोग यहाँ पर उदाहरणों की बात करते हैं। तो पहला है, जैसे मैंने कोई भी उदाहरण लिखा कि किसी भी धातु को जब हम लोग गर्म करते हैं तो धातु में एक गुण होता है चमकने का गुण, तो धातु क्या करने लग जाती है? चमकने लग जाती है। लेकिन जैसे ही हम तापमान को कम करेंगे तो धातु चमकना क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर पहला लिख सकते हैं, किसी धातु की छड़ को गर्म करना। जैसे बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि प्लेटिनम धातु को जब गर्म करते हैं तो प्लेटिनम धातु चमकने लग जाती है, ये किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? तो ये किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसी तरीके से हम लोग किसी छड़ की आकृति को परिवर्तन कर दे तो हम लोग दूसरा लिख सकते हैं कि धातु की छड़ में विकृति उत्पन्न करना। विकृति यानी कि उसकी आकृति परिवर्तन करना। इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं अवस्था परिवर्तन, स्टेट चेंज। अब अवस्था परिवर्तन में देखो, अवस्था जो है ये ठोस से द्रव हो सकती है, द्रव से गैस हो सकती है, गैस से द्रव हो सकती है, या ठोस से सीधे ही गैसीय अवस्था हो सकती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अवस्था परिवर्तन के अंदर, जैसे ठोस से द्रव में बदलना, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में बदलना। इसी तरीके से द्रव से गैस में परिवर्तन, यानी कि लिक्विड से गैसीय अवस्था में परिवर्तन। इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तन, गैसीय स्टेट से लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज। इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं ठोस से सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तन। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं, और उत्क्रमणीय को हम लोग दोनों एरो से शो करते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर ठोस से द्रव पिघल रहा है, गल रहा है, तो गलन हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग गलन बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। द्रव से गैस, यानी कि पानी से क्या बन रही है? भाप बन रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वाष्पन, यानी कि वेपोराइजेशन। और जब वापस हम लोग जब बारिश की बात करते हैं, यानी कि बादल कैसे बनते हैं, वर्षा कैसे होती है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि पानी पहले किस में बदलता है? वाष्प में बदलता है। फिर वापस ऊपर जाकर वाष्प किस में बदलती है? गैस। वापस वाष्प किस में बदलती है? द्रव में बदलती है, यानी उसका क्या होता है? संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है, तो बारिश होने लग जाती है। और जब कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कुछ पदार्थ जो होते हैं ये ठोस अवस्था से द्रव में नहीं बदलकर सीधे ही गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो ये भी अवस्था परिवर्तन भी किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सांस लेना, यानी कि ब्रीथिंग। अब इस ब्रीथिंग का मतलब अपनी सेल में होने वाले रेस्पिरेशन से नहीं है, ब्रीथिंग अलग है। ब्रीथिंग में अपन नॉर्मली क्या करते हैं कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस होती है उसको अपन अंदर लेते हैं फेफड़ों के अंदर, और फेफड़ों में जो CO2 होती है उसको हम बाहर निकालते हैं। तो ये क्या है? एक भौतिक प्रक्रिया है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई केमिकल कंपोजिशन के अंदर परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं पदार्थों को चुंबकित करना। जैसे जनरली जो लोहे युक्त पदार्थ होते हैं उनको हम चुंबक के पास रखेंगे तो वो किसकी भांति बिहेव करने लग जाएंगे? चुंबक की भांति बिहेव करने लग जाएंगे। लेकिन जैसे हम पास से चुंबक हटाएंगे तो वो वापस से अचुंबकित पदार्थ में बदल जाएंगे। तो ये भी किसका उदाहरण हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। तो आई थिंक आपको भौतिक परिवर्तन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं पहले ही बता देती हूँ कि जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या जो 9th 10th और साइंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट की दृष्टि से उसको पढ़ने के हिसाब से और रिटर्न वाला एग्जाम देते हैं तो उनके लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, और जिनके कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए ये उदाहरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन।
तो देखो यहाँ पर हमने बोला कि रासायनिक संगठन है परिवर्तन, लेकिन यहाँ पर रासायनिक संगठन में परिवर्तन होगा, यहाँ पर रासायनिक गुणधर्म परिवर्तित होंगे, प्रोसेस क्या हो जाएगा, अनुत्क्रमणीय हो जाएगा, नए पदार्थ का निर्माण भी होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन होता है और रासायनिक परिवर्तन जब होगा तो नए पदार्थ का निर्माण भी होगा। यदि हम प्रोसेस की बात करें, जैसे यहाँ पर ये क्या होता है, दोनों दिशाओं में चलता है, लेकिन जब किसी भी यौगिक के केमिकल कंपोजिशन में चेंज होगा तो बिल्कुल नया पदार्थ बन जाएगा, तो वो रासायनिक परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनुत्क्रमणीय, यानी कि इरिवर्सिबल। फिर हम लोग गुणधर्म, जैसे यहाँ पर भौतिक गुणधर्मों की बात कर ली थी, यहाँ पर आपको ये सारे के सारे गुणधर्म लिखने की जरूरत नहीं है। रासायनिक गुणधर्म का सिंपल सा मतलब ये है कि जब पदार्थ में परिवर्तन हो जाएगा, उसका रासायनिक संगठन चेंज हो जाएगा, वो किसी के साथ अभिक्रिया कर लेगा तो बिल्कुल नया पदार्थ बना लेगा। तो यहाँ पर हम उदाहरणों की बात करते हैं, तो सबसे पहले उदाहरण में हो जाएगा दहन अभिक्रिया या दहन, यानी कि कंबसन। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दहन का मतलब होता है जब भी अपन किसी भी यौगिक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं या ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग उसको जलाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दहन बोलते हैं। और उस समय क्या होता है, पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और हमें क्या प्राप्त होता है, ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दहन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पदार्थ का जलना। जैसे मैंने यहाँ पर लिया मैग्नीशियम, इसकी अभिक्रिया करवाई ऑक्सीजन से तो अपने को प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरीके से मैंने लिया कैल्शियम और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाई तो हमें प्राप्त हुआ कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर ये सारे के सारे क्या है, ऑक्साइड हैं और इनका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। तो एक एग्जाम में पूछा हुआ था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में कि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करवाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति का मतलब दहन अभिक्रिया है और दहन अभिक्रिया का मतलब है कि यहाँ पर जो है ऑक्सीकरण होगा और ऑक्साइड्स बन जाएंगे, मतलब नया पदार्थ बन जाएगा। तो ये कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग बात करें श्वसन अभिक्रिया, रेस्पिरेशन। तो अभी मैंने आपको भौतिक परिवर्तन में लिखवाया था ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में नॉर्मली हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि जो भोजन हम लोग खाते हैं, जिसके लिए हम लोग जी रहे हैं, तो उसका क्या होना जरूरी है, भोजन शरीर के अंदर जाने के बाद उसका ऑक्सीकरण के द्वारा हमें ऊर्जा मिलना जरूरी है, तभी तो हम लोग क्या कर पाएंगे, काम कर पाएंगे, चल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर श्वसन में क्या होता है, जो शरीर के अंदर ग्लूकोज हम लेते हैं उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। एक तरीके से ये भी दहन अभिक्रिया का ही टाइप है, लेकिन अलग से नाम आ जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, CO2 और H2O। तो देखो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि बिल्कुल यहाँ पर नए पदार्थ का निर्माण हो गया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, तो आप सबको पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं, जो हरे पौधे हैं, ये क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं। इनमें जो वर्णक होता है क्लोरोफिल, उसकी उपस्थिति में तो ये क्या बना लेते हैं, खाना बना लेते हैं, अपना ग्लूकोज बना लेते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में भी नए पदार्थ का निर्माण होता है, CO2 और H2O। जब सूर्य का प्रकाश इसको मिलता है तो इसके पास होता है क्लोरोफिल और इसकी उपस्थिति में ये क्या बना लेता है, ग्लूकोज बना लेता है और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करता है। और ये ऑक्सीजन का उपयोग क्या कहाँ पर आता है, तो जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और वहां से जो ऑक्सीजन निकलती है ये पौधों से कहाँ आ जाती है, बाहर वायुमंडल में आ जाती है। इसलिए हम लोगों को बोला जाता है कि हमें अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, CO2 को लेते हैं यानी कि प्रदूषण को कम करते हैं, और वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं यानी कि पर्यावरण को क्या करते हैं, अच्छा साफ सुथरा या स्वस्थ बनाता है। तो ये कुछ उदाहरण है। इसके अलावा भी हम लोग बात कर सकते हैं, जैसा आपने देखा होगा कि
जैसे हम लोग एप्पल को यदि काट कर थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो कटी हुई जो सतह होती है वो कैसी होने लग जाती है, ब्राउन होने लग जाती है। तो वो भी किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो कटे हुए सेब का पीला पड़ना, ये भी किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण तो मैंने मेंशन कर दिए हैं, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में इनसे अलग उदाहरण भी आपको देखने को मिल जाए। तो आपको डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए आपको ये पता करना है कि नया पदार्थ बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो रासायनिक परिवर्तन, अगर नहीं बन रहा है तो कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। अब एक उदाहरण ऐसा भी है जिसमें भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो मोमबत्ती का जलना जो है ये दोनों का उदाहरण है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कॉमन एग्जाम्पल वो है मोमबत्ती का जलना, क्योंकि आप सबको पता है कि मोमबत्ती जब जलती है इसका मतलब उसका दहन हो रहा है, और मोमबत्ती जब पिघलती है तो हमें वैसा ही पदार्थ वापस प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए ये भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारा परिवर्तन कंप्लीट होता है। परिवर्तन तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि परिवर्तन आप लोग भी परिवर्तित हो जाते हो। जैसे कि आपको अगर कोई भी कुछ काम करने के लिए बोल रहा है और अगर आपको वो कुछ लालच दे रहा है, जैसे कि हम लोग बच्चों से सामान मंगवाते हैं ना कि ये सामान लेके आ जाओ, तो हम लोग उसको साथ में 1-2 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं कि भाई तू इसकी पेप्सी वेप्सी खा लेना। तो अगर हम लोग वो साथ में 1-2 रुपये नहीं दे तो हमारा भी काम नहीं होता है, यानी वो बदल जाएगा, नहीं नहीं अभी तो मैं नहीं लेके आ रहा हूँ, इस तरीके से। तो बहुत ही सिंपल है परिवर्तन। आपको अगर आप किसी 9th-10th क्लास में हैं तो आपके लिए परिभाषा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर दे रहे हो तो आपके लिए एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आपको दोनों प्रकार के परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे आपके कॉन्सेप्ट। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।